नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। वर्तमान महामारी के बीच हमारे किसान भाइयों बहनों और खेतीहर मजदूरों ने बहुत मेहनत की है। लगातार ये प्रयास किया है कि हमारे घरों में भोजन की कमी न होने पाए। इसलिए खेती किसानी के क्षेत्र में हो रहे लगातार बदलावों की जानकारी भी हम आपको समय से पहले देते हैं, जिससे कि खेती किसानी के क्षेत्र में किसी तरह की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हर बार आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। अपने आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आपको जानकारी देंगे कैसे कृषि वानिकी के क्षेत्र में पर्यटन को महत्व दिया जा रहा है। मिलवाएंगे आपको सफल महिला उद्यमी संजीवनी अशोक जाधव से, और अंत में बात होगी पोषक अनाज वर्ष 2023 की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। हमारा भारत देश खूबसूरती से भरपूर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो या फिर राजस्थान के रेतीले पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों की बात हो, ये तमाम चीजें सैलानियों को अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं खेत भी अब पर्यटन स्थल बन रहे हैं? कैसे, आइए जानते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से भारत में पर्यटन उद्योग तेजी से तरक्की कर रहा है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद का कहना है कि 2015 के दौरान भारत ने अकेले पर्यटन उद्योग से 8,31,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी और इससे 3.25 करोड़ के आसपास रोजगार मिले। पर्यटन उद्योग कई हिस्सों में बटा है, जैसे वाइल्ड लाइफ पर्यटन, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, बीच पर्यटन और एडवेंचर पर्यटन। इन्हीं में से एक है सस्टेनेबल टूरिज्म यानी टिकाऊ पर्यटन। इसे पर्यावरणीय पर्यटन भी कहा जाता है। ये नई तरह का विचार है जिसमें कमाई भी होती है और प्राकृतिक संसाधनों की हिफाजत भी। कृषि और पर्यावरणीय पर्यटन खेतीबाड़ी और पर्यटन का मेल है। खेतों की हरियाली, फलों से लदे बाग, जमीन पर बिछे फूलों के बगीचे आंखों को सुकून और दिमाग को तरोताजा कर देते हैं। केरल में मसालों के बागान और यहाँ के पश्चिमी तटों पर मौजूद कृषि फार्म इस तरह के पर्यटन की मिसाल हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर के पहाड़ की चोटियों पर हो रही खेती या फिर कश्मीर के पहाड़ों पर उग रहे फलों के खूबसूरत बाग, ये सब पर्यटकों को लुभा रहे हैं। हमारे देश में गोवा की कृषि और पर्यावरणीय पर्यटन सैलानियों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। इसकी वजह शायद ये है कि यहाँ साल भर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का तांता लगा रहता है और यहाँ फार्म आधारित खेती का भी बहुत ज्यादा चलन है। ये पर्यटन का वो रूप है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकता है। अगर आपके पास खूबसूरत फार्म है तो मनोरंजन और खान पान की व्यवस्था करके आप इसे पर्यटक स्थल में तब्दील कर सकते हैं। वैसे कृषि और पर्यावरणीय पर्यटन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इसे पर्यटन के दूसरे रूपों से अलग बनाती हैं। ये पूरी तरह से कृषि आधारित पर्यटन है, जिसमें आमतौर पर फलों के बाग और रोपाई वाले पौधे शामिल होते हैं। इस तरह के पर्यटन के लिए आप एक तरह की फसल भी बो सकते हैं, मिश्रित खेती भी कर सकते हैं और सघन कृषि भी। हाँ, फार्म के अंदर कम से कम एक घर का होना जरूरी है, जहाँ पर्यटक बैठ सके, जरूरत पड़ने पर आप उन्हें खाना परोस सके। इस तरह के पर्यटन में गाइड की भी जरूरत नहीं होती। किसान पर्यटकों से सीधे बात करके उन्हें कृषि कार्यों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इससे आपके फार्म के बारे में पर्यटकों में उत्सुकता बढ़ेगी। आप अपने फार्म पर फलदार पौधे, उनकी नर्सरी, मसालों की फसल, जंगली पेड़ या फिर पाम के पेड़ लगा सकते हैं। इन पेड़ों के नीचे छायादार जगहों पर उगने वाली फसलें उगाई जा सकती हैं।
ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करना चाहते हैं तो फार्म पर गाय, भैंस, बकरी और खरगोश पालने होंगे, जबकि पक्षियों में मुर्गी, बतख, टर्की, ईमू और बटेर के अलावा सजावटी पक्षी रखने होंगे। आप पर्यटकों को रोपाई जैसे कामों में लगाकर उनका मन बहला सकते हैं। इसके अलावा चट्टान पर चढ़ना या फिर हाथी की सवारी जैसे एडवेंचर भी पर्यटकों को लुभाने में मददगार होंगे। तो अभी आपने देखा हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, दिसंबर का महीना खेती के लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। रबी फसलें खेतों में खड़ी होती हैं और इस मौसम के अंदर कीटों और रोगों का प्रकोप होने की भी आशंका रहती है। अगर आप खड़ी फसलों की लगातार निगरानी करते रहेंगे तो आप कीटों और रोगों के प्रकोप से अपनी फसल को तो बचा सकते हैं, साथ ही आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान से भी बच सकते हैं। ये समय सरसों की बुआई को खत्म करके सरसों के कृषि कार्यों की शुरुआत करने का है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से समसामयिक कार्य इस वक्त आप सरसों की फसल में कर सकते हैं। दिसंबर का महीना खेती के लिए काफी अहम होता है। खेतों में रबी फसलें लगी होती हैं, जिनकी देखभाल करना जरूरी होता है। इस बीच किसान भाई उन्नत किस्मों के स्वस्थ बीज, समय पर बुआई और फसल सुरक्षा के तरीके अपनाकर फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। जिन इलाकों में किसान समय पर सरसों की बुआई नहीं कर पाए हैं, वहां मध्य दिसंबर तक आप पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26 और पूसा सरसों 28 की बुआई कर सकते हैं। सरसों की ये किस्में कम अवधि की हैं और देरी से बुआई करने पर भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। साथ ही जिन किसानों ने सरसों की फसल लगा रखी है, वे सरसों में समसामयिक कार्य करें। पानी की उपलब्धता के आधार पर समय से सरसों में सिंचाई करें। अगर एक सिंचाई उपलब्ध हो तो 50 से 60 दिनों की अवस्था पर करें। 2 सिंचाई उपलब्ध होने की अवस्था में पहली सिंचाई बुआई के 40 से 50 दिनों बाद और दूसरी 90 से 100 दिनों बाद करें। अगर 3 सिंचाइयां उपलब्ध हैं, तो पहली 30 से 35 व अन्य 2 30 से 35 दिनों के अंतराल पर करें। सरसों की फसल पर कई हानिकारक कीटों के लगने की आशंका रहती है। इनमें माहू और आरा मक्खी मुख्य कीट है। माहू कीट लगभग 35 से 70% तक उपज में हानि और 5 से 10% तक तेल की प्राप्ति में कमी करता है। जब कीट का प्रकोप औसतन 25 कीट प्रति पौधा या 10% पौधों पर हो जाए तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को
2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आंवला कई तरह के आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है। आज के समय में हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आंवला की खेती करके अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आंवले का प्रसंस्करण करते हैं तो आप अपने इस मुनाफे को दोगुना कर सकते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही सफल महिला उद्यमी संजीवनी अशोक यादव से, जिन्होंने आंवले का प्रसंस्करण करके न केवल अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करी बल्कि दूसरी महिलाओं को रोजगार भी प्रदान किया। संजीवनी अशोक यादव जालना महाराष्ट्र की रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान हैं। इन्होंने आंवला प्रसंस्करण पर उद्यमी के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आय बढ़ाने के उद्देश्य से संजीवनी ने अपने गांव की 15 महिलाओं के साथ एक स्वयं सहायता समूह की स्थापना की है। शुरुआत में केवीके द्वारा उत्पादित आंवला उत्पादों को संजीवनी ने विपणन कर अपना व्यवसाय चलाया। सफलता मिलने पर इन्होंने अपने व्यवसाय को केवीके जालान 1 से तकनीकी सहयोग के बलबूते आगे बढ़ाया। केवीके से मिले मार्गदर्शन पर चल इन्होंने 10,000 के निवेश के साथ अपना खुद का उत्पादन करना शुरू किया। इनके उत्पादों की गुणवत्ता के कारण ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली और बाजार में उत्पादों में मांग भी बढ़ी। मांग को देखते हुए इन्होंने अपने उत्पादन को बढ़ाया, जिसके लिए संजीवनी ने सीधे किसानों से आंवला खरीदकर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने लगी, जैसे आंवला कैंडी, आंवला अचार, आंवला सुपारी, आंवला पाउडर, आंवला मुरब्बा, मुरावला और नमकीन। इस उद्यमिता से संजीवनी लगभग 30 से 35% अतिरिक्त लाभ अर्जित कर रही हैं। व्यवसाय में सफल होने के लिए वर्ष 2010 में संजीवनी ने केवीके जालना 1 से आंवला प्रसंस्करण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। वर्तमान में स्थापित स्वयं सहायता समूह में काम कर रही महिलाओं की मदद से भी वे सभी उत्पाद तैयार कर पाती हैं। फिलहाल ये सभी उत्पाद हाथ से ही बनाए जा रहे हैं, लेकिन संजीवनी ने भविष्य में MIDC क्षेत्र जालना से अच्छी तरह से सुसज्जित खुद की प्रसंस्करण इकाई खोलने की आशा रखी है। वर्तमान में संजीवनी 250 क्विंटल से भी अधिक उत्पादों को तैयार कर बाजारों में बेचती हैं। महाराष्ट्र के 100 से भी अधिक आउटलेट्स पर इनके द्वारा बने उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इस व्यवसाय से संजीवनी को सालाना 5 से 6 लाख रुपए का लाभ मिल रहा है। संजीवनी अपने व्यवसाय से अन्य किसानों को जोड़ने के लिए प्रयासरत है।
जिसके लिए वे साल भर विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लेती रहती हैं। वे अपने जिले की महिला और युवा किसानों के लिए एक आदर्श के रूप में जानी जाती हैं। इनकी इस उपलब्धि के लिए इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्ष 2018 में इन्हें ICAR नई दिल्ली द्वारा महिला किसान दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इस वक्त पूरी दुनिया कुपोषण और भूखमरी से परेशान है, लेकिन एक समय ऐसा था जब पोषक अनाज हमारी थाली का अहम हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब उनका वजूद धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और इसी वजह से हमें कई तरह की शारीरिक बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को पोषण अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। हमारे देश में कई तरह के पोषक अनाज पाए जाते हैं। प्रोटीन, रेशा, विटामिन और खनिज से भरपूर होने की वजह से ही इन्हें पोषक अनाज कहा जाने लगा है।
पोषक अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, कोदू, सामा, सावा, लघुश धान्य या कुटकी, कांगनी और चीना का नाम लिया जा सकता है। लेकिन लोगों के बीच ज्वार, बाजरा, रागी और जौ ज्यादा मशहूर है। 100 ग्राम बाजरे में करीब 11.6 ग्राम प्रोटीन, 67.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 8 मिलीग्राम लौह तत्व और 132 माइक्रोग्राम कैरोटीन होता है, जो हमारी आँखों की हिफाजत करता है। ज्वार का औद्योगिक उपयोग दूसरे मोटे अनाजों की तुलना में ज्यादा है। इसका इस्तेमाल डबल रोटी उद्योग और गेहूं ज्वार संयोजन में किया जाता है। व्यापारिक रूप से शिशु आहार बनाने वाले उद्योग ज्वार चवली और ज्वार सोयाबीन को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। 100 ग्राम ज्वार में 10.4 ग्राम प्रोटीन, 66.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2.7 ग्राम रेशा और दूसरे पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे। रागी को भारतीय मूल का पौधा माना जाता है। ये उच्च पोषण मान वाला मोटा अनाज है। 100 ग्राम रागी में 344 किलोग्राम कैल्शियम है। दूसरे किसी भी अनाज में इतना कैल्शियम नहीं पाया जाता। रागी में लौह तत्व की मात्रा 3.9 मिलीग्राम है, जो बाजरे को छोड़कर बाकी सभी अनाजों में सबसे ज्यादा है। डायबिटीज के मरीजों को रागी खाने की सलाह दी जाती है। पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल खिचड़ी में होता है। एक जमाना था जब हम भारतीय बड़े पैमाने पर मोटे अनाज का सेवन किया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये हमारी थाली से गायब होता गया। बल्कि गेहूं स्टेटस सिंबल बन गया और मोटे अनाज की रोटी गरीबों का भोजन मानी जाने लगी। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, मोटे अनाज को लेकर धारणा बदल रही है। शहरी इलाकों में स्वास्थ्य प्रति सजग लोग खालिस गेहूं के बजाय मिश्रित आटा इस्तेमाल करने लगे हैं। मिश्रित आटे में कई तरह के मोटे अनाज मिले होते हैं। भारत में कुपोषण बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यही वजह है कि हमारा देश वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का प्रोत्साहन करने में लगा है। भारत की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। हमारे देश में अभी से 2023 की तैयारियां शुरू हो गई है और समय समय पर मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मिलेट्स यानी मोटे अनाज को पोषण मिशन अभियान में भी शामिल किया गया है और इनके कई किसान उत्पादक संगठन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा भारतीय कदन्य अनुसंधान संस्थान ने खेत से थाली तक मिलेट्स पर एक पूरी श्रृंखला तैयार की है। कोशिशों का असर हो रहा है, खासतौर से पैदावार के क्षेत्र में। 2017-18 में मिलेट्स की पैदावार 164 लाख टन थी, जो 2020-21 में बढ़कर 176 लाख टन हो गई है। उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। 2017-18 में प्रति हेक्टेयर 1163 किलो मिलेट्स उपज रहे थे, जो अब 1239 किलो हो गए हैं। इसी तरह 2017-18 में मिलेट्स का निर्यात 219,80,000 अमेरिकी डॉलर था, जो 2020 में बढ़कर 247,30,000 डॉलर हो गया है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि हमारे किसान भाई बहन अब केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सफलताएं जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। हमारी सरकार भी किसानों के लिए कई तरह की ऐसी ऐप्स लेकर आती है, जिन्हें आप आसानी से अपने मोबाइल में ही डाउनलोड करके कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं किसान सारथी मोबाइल ऐप के बारे में। इसमें न केवल आप कृषि की बेसिक जानकारियां हासिल कर सकते हैं, बल्कि सीधे विशेषज्ञों के साथ भी जुड़ सकते हैं। कोरोना महामारी के दौर में हमारे किसान भाई बहनों ने खेती किसानी में बेहतर प्रदर्शन किया है। लॉकडाउन में भी भारतीय किसानों ने फसलों की बुआई से लेकर फसल प्रबंधन, फसल कटाई और उपज की बिक्री तक की सेवाएं घर बैठे हासिल की है। खेती किसानी में इस उम्दा बदलाव का श्रेय सरकार द्वारा जारी डिजिटलाइजेशन की नीति और कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत को भी जाता है। डिजिटलाइजेशन की इसी कड़ी में देश के दूरदराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किसान सभा ऐप विकसित और लॉन्च किया। किसान सभा ऐप का उद्देश्य किसानों को किफायती और सही समय पर सहायता प्रदान करना है, जिससे भारतीय किसानों को स्वावलंबित बनाकर उनकी आय को बढ़ाया जा सके।
इस ऐप की मदद से किसान घर बैठे ही अपनी नजदीकी मंडी से कृषि जिन्सों के भाव का पता कर सकते हैं और मंडी भाव की जानकारी के बाद मालवाहक वाहन की सस्ते दर पर बुकिंग करके अपनी उपज को मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। ये ऐप कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के लिए उपयोगी तो है ही, साथ ही खेती के लिए उर्वरक, कीटनाशक, बीज, कृषि यंत्रों की बिक्री करने वाली कंपनियां भी बिना बिचौलियों के हस्तक्षेप से सीधे किसानों को जरूरी सामान सस्ती दरों पर बेच सकती है। इतना ही नहीं, किसान सभा ऐप की मदद से किसान अपनी फसलों को कोल्ड स्टोर या गोदामों में सुरक्षित रूप से भंडारण कर सकते हैं। आसान शब्दों में किसान सभा ऐप किसानों, ट्रांसपोर्टरों, मंडी डीलरों, ग्राहकों, कोल्ड स्टोरेज, कीटनाशक दवाओं के विक्रेता, उर्वरक खादों के विक्रेता, बड़े खुदरा दुकानदारों, ऑनलाइन स्टोर, संस्थागत खरीदारों समेत अन्य संबंधित सेवा प्रदाताओं के लिए उपयोगी है। इस मोबाइल ऐप में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भारत सरकार ने 6 प्रकार के पंजीकरण का ऑप्शन प्रदान किए हैं, जिसमें किसान पंजीकरण, मंडी डीलर पंजीकरण, मालवाहक वाहन पंजीकरण, सेवा प्रदाता पंजीकरण, मंडी बोर्ड मेंबर पंजीकरण, उपभोक्ता पंजीकरण की सेवा प्रदान की गई है। पंजीकरण के लिए किसान सभा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और घर बैठे कृषि जगत से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ उठाएं। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।